आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सामान्य हिंदी आपको बराबर पढ़ाता रहा हूं और मैं हिंदी के नाम से ही थोड़ा सा जाना जाता हूं। तो यूपी ट्रिपल एससी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा की अधिकारी के लिए मैंने अपना चैनल हिंदी गुरु नाम से लॉन्च किया है। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि ये मेरे 2 वीडियो बराबर जा रहे हैं। जैसे हिंदी जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एक वीडियो होगा, एक वीडियो यूपी ट्रिपल एससी का होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी में आपको पता होगा कि ये हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी में कोई टॉपिक हिंदी का ऐसा नहीं है जो न डाल दिया गया हो। इसके लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस में आपको थोड़ा सा परिचित करा देता हूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है, तो आपको मैं बता दूं कि जो लोग हिंदी पढ़ते आए हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं या और भी जगह पढ़ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शायद ही कोई टॉपिक हो जो हिंदी में ना पूछा जाता हो। अच्छा, इतना लंबा टॉपिक है कि एक प्रश्न भी अगर आयोग पूछे हर टॉपिक से, तब भी शायद टॉपिक कम पड़ जाएगा और क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे लेखपाल का एग्जाम है, आपका राजस्व निरीक्षक का है, या आप यूपीएसआई है, या पुलिस का है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए जो भी टॉपिक हैं, तो कुछ टॉपिक छोड़ करके वो आयोग पूछता रहता है। तो आपको, चूंकि एक बार टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद में आप किसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। चूंकि हिंदी का रोल आपको पता होगा कि आयोग हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी आयोग हो, वहां पर हिंदी का बहुत रोल होता है। तो जिसमें से आप अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हिंदी का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो अच्छा, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, तो आपको पता है कि हिंदी भारत में आप अगर देखेंगे तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, यानी कह सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये हिंदी भाषी राज्य हैं जो मूल रूप से यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और आपको पता होगा कि हिंदी हमारे देश विदेश और भी जगह बोली जाती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना है, तो सबसे पहले आप वर्णमाला से शुरू करते हैं पढ़ना। क्योंकि जब हम प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले मेरी मुलाकात वर्णमाला से होती है। और वही स्थिति कंपटीशन वाले एग्जाम में है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, तो उसमें भी जब आप शुरुआत के टॉपिक हैं, जैसे वर्णमाला है, तो वर्णमाला एक हिंदी भाषा का बिल्कुल थीम समझ लीजिए आप, कि अगर आपको वर्णमाला आता है तो आप धीरे धीरे करके संधि समझ लेंगे, समास समझ लेंगे, अलंकार समझ लेंगे, रस समझ लेंगे, छंद समझ लेंगे। यानी कि एक कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि ये आधारभूत संरचना है वर्णमाला। जिस दिन आपको वर्णमाला समझ में आ गया, उस दिन आपको हिंदी में शायद ही कोई टॉपिक हो जो समझ में ना आए। तो इसको समझने के लिए आपको पता होगा कि जैसे हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, कोई भी शब्द मैंने बोला, तो वो आप जब समझ पा रहे हैं, समझने योग्य है, तो हमने जो बोला वो किसी साउंड में बोला, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। तो जब आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे तब भी तो मैंने कुछ बोला। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले ध्वनि निकाली जाती है। अच्छा, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाषा की जो मूलभूत इकाई है वो ध्वनि होती है। आप कह सकते हैं कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है।
चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी, फारसी, तुर्की, कोई भी भाषा हो, तो जिसको हम अगर परिभाषित करना चाहें तो भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है बढ़ा करके कि हिंदी भाषा की मूलभूत इकाई बताइए, तो हिंदी भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि होगी। ऐसे यहीं से प्रश्न शुरू कर देता है आयोग, कोई आयोग हो तो प्रश्न की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब एक प्रश्न तो यही हो गया शुरुआत में कि भाषा की या हिंदी भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, ध्वनि है। अब थोड़ा सा भाषा पर हम बात कर लें कि भाषा क्या होती है। भाष शब्द से बना ये शब्द है। ये शब्द हिंदी के भाष शब्द से निष्पन्न है। इसका मतलब है भाष का अर्थ होता है बोलना, भाष का अर्थ होता है बोलना। इसका मतलब है कि जो हम कुछ बोलते हैं उससे हम भाषा का रूप दे सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या है, भाषा के रूप मैंने बताया कि इसके 3 रूप होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक भाषा होती है मौखिक, दूसरी भाषा होती है लिखित, और एक और भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक। तो जो भाषा है वो 3 रूपों में चलती है। जैसे मैंने कहा मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि जो मौखिक भाषा है, अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तब भी आप बताएंगे ध्वनि। अच्छा, हम कोई चीज बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रही है, तो वो ध्वनि अगर मैं लिख पा रहा हूं तो उसको हम बोल देंगे लिखित भाषा। तो जब हमसे प्रश्न किया जाएगा कि लिखित भाषा की मूलभूत इकाई बताइए, तो हम क्या बताएंगे, कैसे हम लिख पाएंगे उसको, किसी वर्ण में ही लिख सकते हैं। अच्छा, वर्ण के लिए क्या जरूरत है, वर्ण जो भी हम लिखते हैं उसके लिए हमें लिपि की जरूरत होती है। जैसे आपको पता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, वो देवनागरी लिपि। आपको पता भी होगा कि जो हिंदी भाषा है यानी जो हमारी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। और आपको ये भी पता होगा कि जो भाषा हिंदी भाषा है ये प्राचीन भाषाओं में से एक है। वैसे तो मूल रूप से सबसे अधिक प्राचीन भाषा संस्कृत को मानते हैं, इसके बाद में उसी से हिंदी का विकास हुआ है, आपको पता भी होगा। तो जब हम कोई चीज लिखेंगे तो उसके लिए हमको वर्ण की जरूरत होगी। इसीलिए जब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि लिखित भाषा की मूलभूत इकाई बताइए, तो आपको बताना है वर्ण। अच्छा, एक सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि वो ना कुछ बोला जाएगा और ना कुछ लिखा जाएगा, मात्र संकेत किया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता की इकाई क्या है, हड़प्पा सभ्यता की इकाई क्या थी, तो उसको हम एक, चूंकि ना हम उसको पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया, भाव चित्रात्मक। उसी का एक रूप कह सकते हैं हिंदी में कि जो सांकेतिक भाषा है, तो सांकेतिक भाषा में भी इसकी जो मूलभूत इकाई पूछ ली जाए आपसे, तो आप कह सकते हैं इसकी जो मूलभूत इकाई है वो संकेत है। संकेत कहें या चिन्ह कहें, तो ये दोनों शब्द आप लिख सकते हैं, संकेत या चिन्ह। जैसे बाय द वे आप जाते हैं, रोड पर जाते हैं तो डिवाइडर बना होता है, तो वो कोई कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ आगे ब्रेकर है तो हमें रुकना चाहिए। ये आपको पता होगा कि जो लाइट लगी होती चौराहे पर, तो आप देख करके ग्रीन सिग्नल है तो चल देते हैं, अगर रेड सिग्नल है तो रुक जाते हैं। वहां पर कुछ लिखा नहीं गया, वहां पर मात्र संकेत किया गया, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हमको करना क्या है। तो वही चीज है यहाँ पर, जिससे मैंने बताया कि जो भाषा है उसके रूप है। ये तो बात आप समझ गए होंगे इतनी। अब आपको मैं बहुत बेसिक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी है वो आपसे बहुत ही बेसिक ज्ञान की अपेक्षा रखता है, आपसे कोई विशेषज्ञता की बात वो नहीं करता है, ना तो ऐसे कोई टफ प्रश्न ऐसे किए जाएंगे कि जो आप न कर सकें। लेकिन मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि उसका जो एक्सपर्ट है बहुत ही जानकार है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि बहुत बेसिक चीज पूछा जाता है, उसको आप तैयार रखिए। और मैं आपको प्रयास यही रखूंगा आपसे कि
जो भी चीज बताई जा रही है उसको आप वीडियो को बार बार आप देखते रहें और उसको दोहराते रहें। दोहराने से आपको इसके बाद में शायद ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़े। मैं प्रयास रखूंगा कि आपको शायद कोई किताब उठानी पड़े, लेकिन आप इससे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ा सा दोहराएंगे, नहीं तो बिना दोहराए आपको पता है कि वो सारी चीजें भूल जाती हैं। तो इसके बाद में देखिए हम थोड़ा सा वर्ण पर बात कर लें। वर्ण क्या चीज होता है? ये तो बात हो गई कि हमने कहा कि जो ध्वनि है वो या भाषा की मूलभूत इकाई है वो क्या है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या चीज होता है? आप इसको नोट भी करते जाएंगे। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज नहीं लिखी जा सकती है और बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बनाया जा सकता है। तो वर्ण के बारे में आप जान लीजिए कि ध्वनियों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह को, यानी कि जो वर्ण है वो ध्वनि जो आप बोल रहे हैं अगर वो सार्थक है तो वो वर्ण कहा जाता है। अच्छा, वर्ण के लिए मैंने अभी बताया कि किसी लिपि की जरूरत है। लिपि में जब आप समझेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं तो हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। आपको पता है कि रोमन लिपि है, बहुत सारी लिपि आपको पता होगी कि उसके बारे में आप परिचित हैं। तो ध्वनियों के सार्थक समूह को हम लिपि कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है वर्णमाला। क्या इसकी परिभाषा क्या है? वर्णमाला की क्या परिभाषा है? अब देखिए क्रम से आप पढ़ेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों की सुव्यवस्थित क्रमबद्धता को, वर्णों की सुव्यवस्थित क्रमबद्धता को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये तो मैंने बात किया थोड़ा सा बेसिक चीज, क्या चीज है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। आपको पता है कि वर्णमाला जब आप पढ़ने गए होंगे तो आपको सिखाया गया होगा। पहले का, खा, गा, घा, ङ करके आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, छोटा बड़ा करके सिखाया जाता है। वही चीज जब आप कंपटीशन में आते हैं तो उसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख करके पूछा जाता है प्रश्न। तो हमको क्या करना होता है कि इस वर्णमाला को अगर मैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लूं तो फिर आपको आगे जो टॉपिक संधि मिलेगा, समास मिलेगा, ये बहुत आसान हो जाएंगे। और जिसको वर्णमाला समझ में नहीं आता है वो आप आगे संधि में फंसता जाएगा, समास में फंसता जाएगा, बहुत सारे टॉपिक में फंसता चला जाता है। तो वर्णमाला की परिभाषा आपने लिख लिया होगा कि वर्णों की सुव्यवस्थित क्रमबद्धता को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद में इस वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं। हमने कहा कि उसी वर्णों को जो हम सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ लेते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमने बताया कि जो आप पढ़ने गए थे तो आपको सिखाया गया था। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसकी परिभाषा भी बताया ऐसे। अब वर्णमाला को यहाँ से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न किए जाते हैं। वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न आपसे किया जाता है। तो वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा कि स्वर और व्यंजन दो इसके भाग हैं। आपसे प्रश्न किसी भी तरह से करें कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसके बाद में एक प्रश्न बहुत अच्छा करता है यहाँ से, जो आप जान लीजिए, जैसे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 52 वर्ण। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। दूसरी चीज, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो जब कुल स्वर पूछेगा तो 13 बताना है, और जब मूल स्वर पूछेगा तो आपको बताना है 11 होते हैं।
ये डिजिट आपको याद रखना है। फिर व्यंजन पूछेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या बताइए। तो कुल व्यंजन जब पूछा जाएगा तो 41 बताना है, और जब मूल व्यंजन पूछा जाएगा तो आपको 33 बताना है, 33 बताना है। आपने डिजिट देख लिया होगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से किए जाते हैं। आपको बता दें कि अलग अलग किताबों में डिजिट अलग अलग मिल जाएगी आपको, लेकिन आप जो डिजिट ये मैंने लिख दिया है आप इसको याद कर लीजिएगा, और यही डिजिट आप उत्तर दीजिएगा। अब प्रश्न का नेचर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रश्न करता है। पूछेगा वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बताइए, तो आप 52 बता देंगे। जब पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 13 बताएंगे। और जब लिखेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 बताएंगे। और अगर वो कुल और मूल ना लिखे, सिर्फ लिख दे स्वरों की संख्या बताइए, तो इसमें ना तो उसने मूल लिखा ना कुल लिखा, तो आपको कितना बताना है, 11 बताना है। इसके बाद ऐसे ही इसमें भी है कि अगर कुल व्यंजन पूछे तो 41 बताना है, मूल व्यंजन पूछे तो 33 बताना है, और अगर वो कुल और मूल न लिखे, सिर्फ लिख दे व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आपको बताना है 33। ये आपको डिजिट ध्यान में रखना है। यहाँ से बराबर प्रश्न किया जाता है। ये यूपी ट्रिपल एससी के यहाँ से प्रश्न बराबर किए गए हैं। अब आपको करना क्या है कि इन्हीं स्वर और व्यंजनों को सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आप पढ़ लीजिए, तो फिर आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो ओके, थैंक्स यू। इसके आगे हम फिर कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।